गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में अपन रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले अपन डिस्कस करते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी या हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये है ना। इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता के स्रोत को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं और द्वितीयक कुंडली के श्रेणी क्रम में डायोड तथा प्रतिरोध आर लगा दे हैं। तो यहाँ पर ये आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स है, ये ट्रांसफार्मर है जिसकी ये वाली प्राइमरी कॉइल है, ये इसकी सेकेंडरी कॉइल आती है। ये एक डायोड लगा हुआ है और ये आर जो है ये लोड रेजिस्टेंस है। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता वी आई इजिकल टू ई पी साइन ओमेगा टी का निवेश करते हैं तो द्वितीयक कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा वी एस इजिकल टू एन ई पी साइन ओमेगा टी वोल्टता प्रेरित हो जाती है। यहाँ पर एन क्या है? ट्रांसफार्मर के द्वितीयक तथा प्राथमिक कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता Vs के धनात्मक अर्धभाग के लिए द्वितीयक कुंडली के ए सिरे पर धनात्मक वोल्ट तथा बी सिरे पर ऋणात्मक वोल्टता रहता है। जो आपका ए सिरा है यहां पर धनात्मक, ये बी सिरा ऋणात्मक रहता है। इस स्थिति में पीएन संधि डायोड अग्रबायसित हो जाने के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इसके विपरीत Vs वोल्टता के ऋणात्मक भाग के लिए द्वितीयक कुंडली के ए सिरे पर ऋणात्मक वोल्टता तथा बी सिरे पर धनात्मक वोल्टता होता है। इस स्थिति में पीएन संधि डायोड पश्चबायसित हो जाने के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती। इस स्थिति में पीएन संधि डायोड पश्च बायस हो जाने के कारण परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। अतः पीएन संधि डायोड के बाह्य परिपथ में लगे प्रतिरोध आरएल, जो परिपथ है उसमें जो रेजिस्टेंस आरएल लगा हुआ है, इसमें केवल निष्ठ वोल्टता वीआई के आधे चक्र के लिए धारा प्रवाहित होती है और निर्गम वोल्टता वी ओ इजिकल टू आई इंटू आर का तरंग रूप इस प्रकार का होता है। ये वाला जो दिया है ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के ऊपर इनपुट वोल्टेज है। ये सेकेंडरी कॉइल से जो हमको एसी वोल्टेज मिल रही है यहाँ पर वो है, और ये वी ओ है ये आउट वोल्टेज है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। यह निर्गम वोल्टता सदैव धनात्मक होता ही है, परंतु समय के सापेक्ष कांस्टेंट नहीं रह पाती, नियत नहीं रह पाती। अर्थात स्पंदमान दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, स्पंदमान पल्सेटिंग। माना अग्रबायस में डायोड का प्रतिरोध आरएफ है और ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध आरएस है, तो लोड प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा? I इजिकल टू वी एस अपॉन आर प्लस आर। इसको अपन कितना लिख सकते हैं? ई एम अपॉन आर एल प्लस आर साइन ओमेगा टी। कब है? जब टी की वैल्यू कहां पर है? 0 से तो बड़ी है और t/2 से छोटी है उस समय पर। यहां पर जो है ईएम की वैल्यू कितनी है? n इंटू ई पी के बराबर है। तो अपन करंट की वैल्यू भी लिख सकते हैं। I इक्वल टू कितने लिख देंगे? I इज इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी फर्स्ट हाफ साइकिल में, और सेकंड हाफ साइकिल में I इज इक्वल टू 0, जब t की वैल्यू t/2 और t के बीच में, कैपिटल T के बीच में रहती है उस समय पर। यहां पर आई एम इजिकल कितना होगा? ई एम अपॉन आर एल, जहां पर आर इजिकल टू कितना है? आर एस प्लस आर एफ। आर क्या है यहां पर?
जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है उसका रेजिस्टेंस है, और आरएफ जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है उसका, जिस समय फॉरवर्ड बायस में है उस समय उसका प्रतिरोध है। ठीक है, अब इसमें अपन आगे चलते हैं। अब अपन निकालते हैं स्पंदमान धारा या वोल्टता का औसत मान, एवरेज वैल्यू निकालनी है वोल्टेज या करंट की। चूंकि धारा आई एकक दिशिक परिवर्तित धारा है, इसलिए समय के सापेक्ष परिवर्तित धारा का औसत मान कितना लिखते हैं? आई डी सी इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रल 0 टू टी आई डी टी। यदि करंट आई का मान रख दें तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू आई डी सी इक्वल्स टू आई एम अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल 0 से t/2 साइन ओमेगा टी, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है? आई एम साइन ओमेगा टी। और जब इसको अपन इंटीग्रेट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाती है? आई डी सी इक्वल्स टू आई एम अपॉन पाई। इसको सॉल्व करते टाइम अपन ने एक चीज का और ध्यान रखा है कि ओमेगा टी इजिकल टू कितना है? 2 पाई। तो इसलिए प्रतिरोध आरएल के सिरों पर औसत वोल्टता कितनी हो जाएगी? ई डी इजिकल टू आई डी सी इंटू आर एल। आई डी सी का मान रख दिया अपन, तो आई एम इंटू आर एल अपॉन पाई। आई की वैल्यू भी रख दी, ई एम इंटू आर एल अपॉन पाई इंटू आर प्लस आर एल। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, इस तरह से अपन ईसी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपन निकालते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। एक पूर्ण चक्र के धारा के वर्ग के औसत के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान या IRMS कहते हैं। यानी कि IRMS इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? IRMS इक्वल्स टू अंडर रूट आई स्क्वायर आर। इसका यदि ओपन स्क्वायर करते हैं तो IRMS स्क्वायर इजिकल टू 1 कैपिटल टी इंटीग्रल 0 से t आई स्क्वायर डी टी। आई की वैल्यू रख दें, आई एम साइन ओमेगा टी है, तो कितना आ जाएगा? IRMS स्क्वायर इजिकल टू आई एम स्क्वायर अपॉन टी इंटीग्रल 0 से t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इसको यहां पर ऐसे लिख तो आपको ये वाली इक्वेशन प्राप्त हो जाती है, दैट इज आई एम स्क्वायर अपॉन 2t इंटीग्रल 0 से t/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। इसको जब इंटीग्रेट करें और सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है? इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर इक्वल्स टू आई एम स्क्वायर अपॉन 4। तो फाइनली क्या आ गया? IRMS इक्वल्स टू आई एम अपॉन 2। आई एम की वैल्यू रख दें तो ई एम अपॉन 2, IRMS इक्वल्स टू ई एम अपॉन 2 आर प्लस आर एल। इसलिए वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कितना हो जाएगा? IRMS इक्वल्स टू IRMS इंटू आर एल। इसकी वैल्यू रख दें तो आई अपॉन 2 इंटू आर एल आ जाएगा। आई एम की वैल्यू भी रख दें तो IRMS इक्वल्स टू ई एम अपॉन 2 आर प्लस आर एल इंटू आर एल। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6 है। ठीक है, अब अपन कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर। किसी भी दिष्ट कार्य की दक्षता को निर्गत दिष्ट शक्ति तथा निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति के अनुपात द्वारा ज्ञात करते हैं। तो दिष्ट कार्य की दक्षता ईटा से इसको रिप्रेजेंट करें इज इक्वल टू निर्गत दिष्ट शक्ति डिवाइडेड बाय निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति इंटू 100%, यानी कि पी डी सी अपॉन पी ए सी इंटू 100%। लोड प्रतिरोध आरएच में लोड प्रतिरोध आरएल में निर्गत शक्ति इक्वेशन नंबर 3 से अपन प्राप्त करते हैं। आपके इक्वेशन नंबर 3 है वो देख लीजिए बड़ी। डी सी इक्वल्स टू आई एम अपॉन पाई। तो पी डी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल, दैट इज ई एम स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर प्लस आर एल का स्क्वायर। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 है। तो निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली के प्रतिरोध आर एस, डायोड का प्रतिरोध आर एफ तथा लोड प्रतिरोध आर एल में
धारा प्रवाह के कारण क्षय शक्ति के योग के बराबर होती है, यानी कि पी ए सी इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल, या पी ए सी इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर प्लस आर एल। जो आपकी इक्वेशन नंबर 5 है उससे यदि आई आर एम एस का मान अगर रख दें तो पी ए सी कितना आ जाएगा, पी ए सी इक्वल टू ई एम स्क्वायर अपॉन 4 आर प्लस आर एल। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है। तो दिष्ट कार्य की दक्षता कितनी होती है, कितनी हो जाएगी, ईटा इक्वल्स टू पी डी सी अपॉन पी ए सी इंटू 100। यदि इसको वैल्यूज अगर रख दें, पी डी सी की वैल्यू पी ए सी की वैल्यू अगर अपन रखते हैं यहाँ पर और इसको यदि सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, वैल्यूज तो अपने वैल्यू ये रखिए, इसको रख दिया, तो ईटा इक्वल्स टू 4 आर एल अपॉन पाई स्क्वायर आर प्लस आर इंटू 100%। यदि इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, अगर इसमें से आर एल अगर इसमें से कॉमन निकाल लें नीचे की तरफ, थोड़ा सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, ईटा इक्वल्स टू 40.6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर अपॉन आर एल परसेंटेज। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इक्वेशन नंबर 10 से स्पष्ट होता है कि आर एल के मान में वृद्धि करने पर दिष्ट कार्य की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है, लेकिन दिष्ट कार्य की दक्षता अधिकतम कितनी होती है, 40.6% होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। अब अपन बात करते हैं रिपल फैक्टर के बारे में या उर्मी का गुणांक। दिष्ट कार्य से प्राप्त निर्गत वोल्टता या धारा एक दिशी तो होती है परंतु समय के सापेक्ष नियत नहीं रह पाती। निर्गत धारा या वोल्टता में शेष स्पंद को अपन क्या कहें, रिपल कहते हैं। दिष्ट कार्य की निर्गत वोल्टता या धारा की स्प्रिंग का मापन दिष्ट घटक के सापेक्ष प्रत्यावर्ती घटकों के प्रभावी मान से किया जाता है। फाइनली अपन क्या कह सकते हैं कि निर्गत धारा या वोल्टता में उर्मिका के प्रभावी मान व दिष्ट घटक के मान का अनुपात रिपल फैक्टर कहलाता है। इसको अपन स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिपल फैक्टर आर इक्वल्स टू निर्गत प्रत्यावर्ती घटकों का प्रभावी मान डिवाइडेड बाय निर्गत औसत या दिष्ट घटक का मान। मान लीजिए एक नंबर 11 है। यदि निर्गत प्रत्यावर्ती घटक का प्रभावी मान IAC है तथा निर्गत दिष्ट घटक IDC है तो आर रिपल फैक्टर कितना हो जाए, IAC अपॉन IDC। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है। लोड में कुल शक्ति कितनी होती है, IRMS स्क्वायर इंटू RL, और के भी दो भाग होंगे, दिष्ट घटक की शक्ति प्लस प्रत्यावर्ती घटक की शक्ति इज इक्वल टू IDC स्क्वायर RL प्लस IAC स्क्वायर RL, ऐसे लिख सकते हैं। और यदि इसको और सॉल्व करें तो अपन क्या लिखते हैं, IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू IDC स्क्वायर प्लस IAC स्क्वायर। इससे IAC की वैल्यू निकालना चाहें तो IAC इक्वल्स टू अंडर रूट IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर। तो रिपल फैक्टर R इज इक्वल टू कितना होता है, IAC अपॉन IDC। अगर इसमें इसको यदि रखें इसके अंदर तो ये किसका माना जाएगा, IRMS स्क्वायर अपॉन IDC स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर हाफ अंडर रूट। ठीक है, इसमें से अपन IDC कॉमन निकाल लिया और फिर नीचे की तरफ ले गए तो इसमें ये संख्या प्राप्त हो गई कि IAC अपॉन IDC इक्वल्स टू IRMS स्क्वायर अपॉन IDC स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर हाफ। ये वाली संख्या क्वेश्चन नंबर 13 आपको प्राप्त हो गई। तो अर्ध तरंग दिष्ट कार्य के लिए समीकरण 3 समीकरण 5 से IDC और IRM का मान इसमें रख दें तो कितना आ जाएगा, ट्रिपल फैक्टर R इज इक्वल टू IM स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन IM स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर हाफ। तो रिफैक्टर कितना आ गया, R इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 रेज टू पावर हाफ इक्वल्स टू कितना हो गया, ये रिपल फैक्टर R इज इक्वल टू 1.21 या 121%। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 है। तो अपन क्या लिख रहे हैं कि अर्ध तरंग दिष्ट कार्य में प्रत्यावर्ती धारा घटक
दिष्ट धारा घटक के औसत मान से अधिक होता है। इसलिए बिना फिल्टर के अर्ध तरंगकारी एक अच्छी युक्ति नहीं है एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें रिपल फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। एक टर्म और उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, वोल्टेज नियम या वोल्टेज रेगुलेशन। एक छोटी सी डेफिनेशन है। तो इक्वेशन नंबर 4 जो अपन ने पहले पढ़ी थी, मैं बता दूं आपको एक बार दोबारा से। E is equals to IDCL is equal to IM upon IM into RL upon pi is equals to EM RL upon pi R plus RL। इससे स्पष्ट होता है कि दिष्ट की निर्गत दिष्ट वोल्टता EDC लोड प्रतिरोध RL पर निर्भर करती है। ठीक है, अर्थात लोड प्रतिरोध RL दिष्ट धारा IDC में परिवर्तन होने से निर्गत वोल्टता स्थिर नहीं रह पाती। ठीक है, तो लोड धारा से निर्गत वोल्टता में परिवर्तन का वोल्टता नियमन से मापन करते हैं। वोल्टता नियमन दिष्ट कार्य के लोड परिपथ में वोल्टता नियमन दिष्ट कार्य के लोड परिपथ से लोड हटाने पर, यानी कि RL की वैल्यू अगर इनफाइनाइट कर दें, यानी कि नो लोड कह दें, निर्गत वोल्टता का पूर्ण लोड की उपस्थिति में निर्गत वोल्टता के सापेक्ष अनुपातिक परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो प्रतिशत वोल्टेज नियम, वोल्टेज रेगुलेशन या VR इक्वल टू कितना हो जाता है, V नो लोड माइनस V फुल लोड डिवाइडेड बाय V फुल लोड इंटू 100%। ये इसका बेसिक फार्मूला है। ठीक है, आगे ले रहे हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर।